देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की, वर्ल्ड की पहली नगरीय सिविलाइजेशन भी थी। हाँ जी, गुड इवनिंग। नगरीय माने अर्बन सिविलाइजेशन थी। और अर्बन सिविलाइजेशन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ जो अवशेष मिले वो शहरों के ही मिले। हाँ जी, गुड इवनिंग। बड़ी मात्रा में शहर प्राप्त हुए यहाँ से। जितने भी हम लोगों को जगहें मिलती हैं वो ज्यादातर शहर थे, बड़े शहर थे। तो एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि अ, देखो, शहर में मतलब अगर किसी को नगर कहेंगे तो फिर वो दो तीन चीजें उसमें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि वहां पर जो ट्रेड है, व्यापार है, वो इम्पोर्टेंट होगा। एग्रीकल्चर उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी। मतलब जो प्राइम इम्पोर्टेंस होगी वो ट्रेड की होगी। शहरों में यही देखने को मिलता है, नगरों में। तो इस सभ्यता में व्यापार जो था वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। इसलिए कुछ लोगों का, विद्वानों का ये मानना है कि जिन लोगों ने इन नगरों का निर्माण किया वो व्यापारी वर्ग के लोग थे, वणिक वर्ग के लोग थे। और ये इस बात की पुष्टि यहाँ से भी होती है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि वो बहुत शांत प्रकृति के थे, लड़ाई झगड़ों में यकीन नहीं करते थे। और इसलिए कहा गया ये क्योंकि वहां से कोई तलवार, बर्छी, भाला, ये सब चीजें नहीं मिली हैं अवशेषों से। सामान्य चीजें मिली हैं। तो इसका मतलब वो शांति प्रिय लोग थे, इसका मतलब वो व्यापारी वर्ग के लोग होंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आती हैं, आगे देखेंगे इन्हीं सबको। इसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ बड़े नगरों के अवशेष मिले। अब मैंने आपको पहले बताया कि नगर कहाँ से आए होंगे, तो गांवों से ही बने होंगे। तो जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थीं वो ग्रामीण संस्कृतियां थीं, चैल्कोलिथिक कल्चर। चैल्कोलिथिक कल्चर के डेवलप होने के बाद ये संस्कृति आई। इसलिए ये देखने को मिला कि कुछ जो साइट्स थीं जो पहले चैल्कोलिथिक थीं वो अब इंपॉर्टेंट हो गई थीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वो देखने को मिलती हैं। जैसे दो तीन के मैंने पीछे नाम लिखवाए हैं, कालीबंगन है, कोट डीजी है, और उसमें वो है, बनवाली है ना। ये कुछ ऐसी साइट हैं जो चैल्कोलिथिक पीरियड में भी देखने को मिलती हैं और आपको इंडस वैली में भी देखने को मिलेंगी। तो एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है। ठीक। अच्छा, अब कुछ और हम लोग आगे चलते हैं। इसकी खुदाई के बारे में पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि कैसे कैसे था, फिर आगे देखेंगे डीपली। सबसे पहले एक विद्वान थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने 1826 में, 1826 में हड़प्पा नामक स्थल पर कुछ अवशेष मिलने के प्रमाण दिए कि कुछ यहाँ पर चीजें वैसी मिली हैं जो ये बताती हैं कि यहाँ पर कुछ है। और अमूमन ये बात ये थी कि उस समय रेलवे लाइन डलने के लिए सर्वे वगैरह हो रहे थे, तो चार्ल्स मैसन जो थे वो एक इंजीनियर थे और रेलवे का वो सर्वे कर रहे थे। तब उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि यहाँ पर कुछ है। बाद में 1856 में जेम्स विलियन ने भी, जब कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन वो डाल रहे थे, तब उन्होंने भी कुछ होने के प्रमाण दिए, लेकिन कोई खुदाई वगैरह नहीं हुई। चार्ल्स मैसन इसलिए सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ प्रमाण दिए, कि उन्होंने कहा कि ये कुछ यहाँ पर हो सकता है, सभ्यता के लेवल पर यहाँ कुछ पुराना है। ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, यहां तक बात रही, लेकिन कोई एक्सकवेशन नहीं हुआ, कोई खुदाई वगैरह नहीं की गई थी। बाद में एक व्यक्ति थे, अलेक्जेंडर कनिंघम।
अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1870s के आसपास, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, या शायद उससे भी पहले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने गठित किया। एएसआई की, या पुरातत्व विभाग की उन्होंने स्थापना की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग, स्थापना तो नहीं की, मतलब उन्होंने एक सरकारी तो ये नहीं था, लेकिन उन्होंने जरूर एक ऐसा एक संगठन बनाया था जो भारतीय संस्कृति का अध्ययन करता था। विलियम जोन्स इसी से संबंधित थे। शुरुआत तो विलियम जोन्स नहीं की थी, लेकिन विलियम जोन्स से पे तो वो गठित हुआ नहीं, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने जरूर किया। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। बाद में लॉर्ड कर्जन के समय में, जब वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, शायद 1907 में, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 6 या 7 में, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई थी सरकार की तरफ से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट बन गया था। इस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे 1921 में, मतलब डायरेक्टर थे जॉन मार्शल, और ये महानिदेशक थे उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे के। जॉन मार्शल इंपॉर्टेंट है। और शायद एडिशनल इनके या सपोर्टर डायरेक्टर रहे होंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। इनको हम लोग डीआर साहनी के नाम से भी जानते हैं। ये भारत के पुराने आर्कियोलॉजिस्ट थे। इनके निदेशन में 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई। सबसे पहले इसलिए खोदा जाने वाला जो स्थल था, दैट वाज हड़प्पा। बाद में 1922 में राखाल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी उनका नाम था, उन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। ये दो स्थल थे जो सबसे पहले खोदे गए। अब चूंकि हड़प्पा सबसे पहले मिला, इसलिए इसका नाम हड़प्पा डाल दिया गया। शुरुआत में यह भी था कि इसके ज्यादातर स्थल जो भी मिले खुदाई के दौरान, वो हड़प्पा के आसपास ही थे। तो ये माना गया कि ये हड़प्पा ही इसका केंद्र है, और इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। ठीक है, एक कारण उसका नाम ये पड़ने का ये था। सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बाद में खुदाई हुई, थोड़ा और आगे चल के, तो फिर इसके ज्यादातर जो स्थल थे वो उस इंडस वैली में ही मिले, सिंधु घाटी के आसपास ही मिले, सिंधु घाटी में ही मिले। तो फिर इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन डल गया। लेकिन सच ये नहीं है। ये सभ्यता तो बहुत दूर तक विस्तारित थी। अगर हम बाद में, चूंकि अब तक तो लगभग 2000 से ज्यादा इसके स्थल खोजे जा चुके हैं, मोर देन 2000, लेकिन अभी भी अगर इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लंबाई चौड़ाई को देखें, तो पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक ये फैली थी। इसके अवशेष मिले हैं। जैसे पूरब में, सबसे पूरब में जो इसका अवशेष मिला है वो मेरठ में ही है। आलमगीरपुर गांव है एक, मेरठ जिले में, बागपत की तरफ है जहां तक मुझे याद है। हिंडन नदी के किनारे है ये। बागपत की तरफ जाते हैं तो ये शायद रास्ते में कहीं पड़ता है। हिंडन बिंडन नदी के किनारे पर है ये। तो पूरब में तो ये सभ्यता आलमगीरपुर तक विकसित थी, मेरठ जिले में। पश्चिम में बलूचिस्तान में, यानी सिंध में, आज का सिंध बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान में है ये जगह, वहां तक सुतका गैंडोर वो एक जगह का नाम है, लिखेंगे हम लोग इसे। तो इसके पूरब का स्थल तो था मोस्ट ईस्टर्न मेरठ, मोस्ट वेस्टर्न सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में। नॉर्दर्न इसका था जम्मू कश्मीर में। जम्मू में है वैसे ये, लेकिन अब तो, हाँ जम्मू में ही है अभी भी ये, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर दोनों ही लिखते थे। जम्मू में मांडा है, अखनूर जिला, ये बिल्कुल बॉर्डर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का कह सकते हैं। तो मांडा इसका नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तर की ओर मांडा तक गई थी, वहां तक इसके साक्ष्य मिले हैं। और दक्षिण की ओर ये दैमाबाद,
गोदावरी नदी के किनारे है अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र में, वहां तक ये फैली थी। तो पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर ये लंबी सभ्यता है, मतलब इतनी दूरी में फैली थी। और उत्तर से दक्षिण लगभग 1400 किलोमीटर। तो बाद में लेकिन ये पता चला कि ये इतनी विस्तारित है। शुरुआत में तो यही सोचा गया था कि ये सिंधु नदी के आसपास ही है, इसलिए यही है केवल। लेकिन बाद में पता चला ये बहुत बड़ी है। ठीक है। आगे फिर कुछ और इंपॉर्टेंट इसके जो स्थल हैं वो खोदे गए। फिर बाद में ये भी देखने में आया कि कुछ इसके जो साइट्स थी वो तो चैल्कोलिथिक साइट थी, कि पहले चैल्कोलिथिक थी, बाद में इंडस वैली साइट्स वो बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये नगर जो थे वो ऐसे ही अवतरित हो गए। इससे पहले गांव होंगे और गांवों से विकसित होकर नगर बने। तो चैल्कोलिथिक साइट में इस बात के एविडेंस मिलते हैं कि कुछ चैल्कोलिथिक साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिली। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब उनकी खुदाई की गई तो वहां चैल्कोलिथिक एज के या चैल्कोलिथिक कल्चर के खूब प्रमाण मिले। तो इससे ये बाद में तय हो गया कि चैल्कोलिथिक से ही इसकी जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉन्ज कल्चर के रूप में देखने को मिली। ठीक है। तो इसकी कुछ कुछ बातें आप जो मैंने अब तक बताई हैं इनको लिख लीजिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आए हैं एग्जाम में। ठीक है, लिख ले। यहां तक समझ में आ गया? बाकी लोग बताइए। ठीक है, करके लिखना। यहां पर दो बातें। एक तो ये कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो फादर है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही नींव डाली थी इसकी। और दूसरा ये कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए गार्डन चाइल्ड, उनका नाम था, पहले भी हम लोगों ने नाम लिया है उनका। गार्डन चाइल्ड ने आर्कोलॉजी के ऊपर खूब काम किया है। चैल्कोलिथिक एज को भी देखा था, नियोलिथिक को भी देखा था, इंडस वैली को भी उन्होंने स्टडी किया। गार्डन चाइल्ड ने ही इसे सबसे पहले फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा, वर्ल्ड की प्रथम नगरीय सभ्यता कहा विश्व की। तो ये दो बातें लिखिए। मैं आपको ना एक टेबल बनवा देता हूं, किन किन लोगों ने इसकी खोज की। एक तो इसकी टेबल बनानी है हमें, और एक इसका कुछ विद्वानों ने काल निर्धारण किया, यानी समय निर्धारित किया कि ये कब थी। तो उससे रिलेटेड कई मत हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मान्य है उसको हम लोग लिख लेंगे। आप लिख तो बाकी भी लेंगे, लेकिन जो सबसे मान्य है, ऑथेंटिकेट है, उसको हम लोग लिख लेंगे। तो आप इसमें लिखना अगले पॉइंट से, हड़प्पा के विभिन्न स्थल, ये हेडिंग डालना छोटी सी, हड़प्पा के विभिन्न स्थल एवं उनके उत्खननकर्ता, एवं उनके उत्खननकर्ता। ठीक है। हड़प्पा के स्थल लिख लीजिए। ठीक है। मांडा जो है वो है चिनाब नदी, नदी के किनारे, ऑन द रिवर ऑफ चिनाब। इंग्लिश में हेडिंग है द वेरियस हड़प्पन साइट्स एंड देयर एक्सकवेटर्स। वेरियस हड़प्पन साइट्स एंड देयर एक्सकवेटर्स, उनको किस किसने खोजा, उत्खनन किस किसने किया। ठीक है, हड़प्पा का मैंने लिखवा दिया है। चलो लिख लेते हैं, फिर भी थोड़ा ना एक जगह ही हो जाएगा। सबसे पहले लिखो हड़प्पा, डैश करके दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। और इनके आगे ब्रैकेट में लिख लेना, या हड़प्पा के आगे ब्रैकेट में लिख लो। हड़प्पा के आगे ब्रैकेट में लिखो 1921।
सबसे पहले यही खोजा गया 1921। ठीक है। और हड़प्पा के आगे ही डैश करके लिख लो मांटगोमरी जिला पंजाब। मांटगोमरी जिला पंजाब, ये मांटगोमरी जिले में है, पंजाब के, पाकिस्तान में है। मांटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान, ये और लिख लो हड़प्पा के आगे, क्योंकि कभी कभी वो जिले मैच करवा लेता है कि ये किस जिले में है। दूसरा लिखना मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 1922 में, है ना। अब मोहनजोदड़ो के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए 1922 लिख लिया एक तो, और एक लिख लीजिए लरकाना जिला। लरकाना जिला, लरकाना जिला ये भी पंजाब में है। लरकाना जिला पंजाब। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सुत का गैंडोर। सुत का गैंडोर, ये 1927 में, 1927, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ब्रैकेट में आगे बलूचिस्तान पाकिस्तान लिख लीजिए। और इसके उत्खनन करता थे आर एल स्टाइन, पूछे गए हैं एग्जाम में। मोहनजोदड़ो के थे आर डी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। और सुतका गैंडोर के हैं आर एल स्टाइन, R.L. स्टाइन। नेक्स्ट चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो ये इंपॉर्टेंट है। चन्हू दड़ो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहां से तीनों समय में के वो मिलते हैं अवशेष। प्री हड़प्पन भी, हड़प्पन हड़प्पन भी और पोस्ट हड़प्पन भी, तीनों मिलते हैं, आगे देखेंगे इसे। लेकिन फिलहाल चन्हू लिख लो। चन्हू। अब नेक्स्ट लिखना चन्हू दड़ो 1931 में, 1931 में। और ये है सिंध में, पाकिस्तान में है, सिंध में। और इसकी खोज की एम जी मजूमदार ने। एम। नेक्स्ट है रंगपुर। ये 1935 में खोजा गया, दो बार इसकी खुदाई हुई, एक बार 1935 में, एक बार 1947 में। तो आप पहले वाला ही लिख लो फिलहाल, 1935 रंगपुर। ये अहमदाबाद में है, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है ना। और इसकी खुदाई की थी माधव स्वरूप वत्स ने। माधव स्वरूप वत्स। नेक्स्ट लिखना कोट दीजी। कोट दीजी, KOTDIJI, कोट दीजी 1935 में खुदाई हुई इसकी भी। ये भी सिंध में है, पाकिस्तान में। सिंध लिख के पाकिस्तान लिख लेना। ठीक है। और इसके जो एक्सकवेटर थे उनका नाम था धुर्ये। धुर्ये, DHURYE, धुर्ये महोदनी की। नेक्स्ट लिखना रोपड़, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो आजादी के बाद सबसे पहला खोदा गया था, इसकी खुदाई सबसे पहले हुई, आजादी के बाद का पहला स्थल था रोपड़, 1953, 1915 में। पंजाब में है ये, भारत में है। इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है। एक्चुअली ये हुआ कि
ज्यादातर स्थल तो पाकिस्तान में चले गए बंटवारे के बाद। तो फिर भारत में भी कोशिश की गई कि कुछ और स्थल अगर हों तो मिले। तो भारत ने इसमें खूब प्रयास किया। तो बाद में बहुत सारे स्थल भारत में मिले जो पंजाब में भी थे। तो उनमें से रोपड़ एक है। और इसकी इसकी इसके एक्सकवेटर थे यज्ञदत्त शर्मा, वाई डी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा 1953 में, 1953 में, 1953 में सेम ईयर में हुई। ये गंगानगर में है, राजस्थान में। गंगानगर राजस्थान। ठीक है। और इसकी खुदाई की अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ए घोष कहते हैं उन्हें, उन्होंने। नेक्स्ट लिखना लोथल। नेक्स्ट लोथल, इंपॉर्टेंट है ये। लोथल की खुदाई 1955 में हुई सबसे पहले। ये अहमदाबाद में है, ये भी गुजरात में। इसके एक्सकवेटर थे SR राव, SR राव। नेक्स्ट लिखना आलमगीरपुर। आलमगीरपुर 1958 में, 1958 में। इसके एक्सकवेटर थे यज्ञदत्त शर्मा, वाई डी शर्मा। इनकी फेमस किताब भी आती थी एक हिस्ट्री की, बड़ी आर्कियोलॉजी के ऊपर। अब तो शायद नहीं आती। मुझे मिली थी एक, बहुत पुरानी किताब थी वो, और अब मेरे पास है नहीं। बहुत अच्छी किताब थी इनकी वो। यज्ञदत्त शर्मा, वाई डी शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है। मेरठ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट लिखना सुरकोटदा। 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 ये 1972 में खोदा गया। 1972। ये कच्छ में है, गुजरात में। कच्छ, गुजरात। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने की। जगपति जोशी। ये सब प्रिलिमिनरी का है, इसमें मेंस का कुछ अभी नहीं है। मेंस का मैं अभी, एक क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे, उस वो बताऊंगा, वो मेंस का होगा। अभी ये सब प्रिलिमिनरी का है। नेक्स्ट लिखना बनवाली। बनवाली 1973 में, 1973। ये हिसार में है, हरियाणा में। हिसार, हरियाणा। इसकी खुदाई RS बिस्ट के द्वारा की गई। RS बिस्ट। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें धौलावीरा। धौलावीरा। धौलावीरा की खुदाई 1990 में हुई, 1990 में। और RS बिस्ट ने ही इसकी भी खुदाई की। RS बिस्ट। ठीक है। ये भी कच्छ में है, गुजरात में। नेक्स्ट लिखना राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माना गया है अब, राखीगढ़ी को, कि ये सबसे बड़ा स्थल है। एनसीईआरटी ने भी इसे बदल लिया।
शायद 2016-17 में एनसीईआरटी ने चेंजेस किए थे। पहले जैसे हड़प्पा सबसे बड़ा स्थल था, अब राखीगढ़ी सबसे बड़े इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल के रूप में उभरा है। ये सबसे बड़ा स्थल है, भारत का तो सबसे बड़ा है ही। तो इसके लिए लिख लीजिए, राखीगढ़ी के आगे 1997, हरियाणा में है ये। अमरेंद्र नाथ ने इसकी खुदाई की। अमरेंद्र नाथ। नेक्स्ट लिखिए दैमाबाद। दैमाबाद 1974 में, ये लास्ट है हमारा, 1974 में जगपति जोशी ने इसकी खुदाई की। जगपति जोशी, अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में। अब इसमें एक नोट करके लिख लो यहां पे। नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने इसका विस्तार देख लिया, इंपॉर्टेंट साइट्स देख ली। एक हिस्टोरियन हुए स्टुअर्ट पिगट, इन्हें पिगट महोदय भी कहते हैं, इटालियन थे शायद ये। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा। देखो, इनका मत ये था, इन्होंने ये कहा कि ये इतने लंबे एरिया में फैली हुई थी, लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई, इतनी बड़ी जगह पर। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये किसी सेंट्रल पावर के बिना चलाई जाती हो, कोई केंद्रीय शक्ति जरूर होगी इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए। और उन्होंने कहा तो फिर ये तो एक साम्राज्य टाइप का हुआ, एम्पायर टाइप का हुआ। तो बाद में वो स्टडी करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो एक साम्राज्य था, और जिसकी दो राजधानियां थी, एक हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो, क्योंकि इसी के आसपास सबसे बड़े स्थल मिले, ये सबसे बड़ी भी थी, सबसे मॉडर्न भी देखने को मिली। तो ये उन्होंने कहा, ये कई बार आया है क्वेश्चन एग्जाम। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, छोटा हेडिंग डालना, काल, समय, हड़प्पा सभ्यता का समय या इसका काल क्या था। देखो, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें इसमें कही हैं, लेकिन फाइनली कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका जो काल है वो पता चला है कि ये 2500 ईसा पूर्व से लेके और 1750 ईसा पूर्व के बीच में ये विकसित थी। 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक, यानी आर्यों के जस्ट आने से पहले ये थी। भारत के एक हिस्टोरियन हुए डीपी अग्रवाल, उन्होंने भी अपना सेम मत दिया। कार्बन डेटिंग तो अब आ गई, रेडियो कार्बन विधि तो अब आई है, आधुनिक समय की है। डीपी अग्रवाल ने काफी पहले इसको यही बताया था, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो एक यही ऐसे विद्वान है जिनका मत बिल्कुल सटीक निकलता है, बाकी सब ने कुछ कुछ बताए हैं, एक आध दो के लिख लेंगे, डीपी अग्रवाल का फाइनल कर देंगे। और रेडियो कार्बन का बता देंगे कि रेडियो कार्बन ने इसे ये कहा है, क्योंकि रेडियो कार्बन का ही मान्य होगा, साइंटिफिक मेथड है।